हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के तहत भाग 6 में अध्याय 5 के अंतर्गत दिया गया है और अधीनस्थ न्यायालय को संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इसकी विस्तृत परिचर्चा मिलती है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले उच्च न्यायालय के बारे में। तो उच्च न्यायालय से संबंधित क्या क्या प्रावधान है उन सबको देखेंगे, उनकी शक्तियाँ भी क्या है, नियुक्ति, अर्हताएँ, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं उच्च न्यायालय के बारे में कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, वह अनुच्छेद 214 के तहत कहा गया है, जिसमें संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेंगे। जिसमें कहा गया है अनुच्छेद 231 के तहत कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी भी राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। इसमें एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी और इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 214 के तहत कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यह अनुच्छेद 214 के अंतर्गत है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, इसमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय हैं और प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। इस तरीके से होता है। तो हम सबसे पहले तो उच्च न्यायालय की अधिकारता और उनके स्थान के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका क्षेत्रीय अधिकारता क्षेत्र कहाँ पर है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारता क्षेत्र। तो सबसे पहले कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1862 में हुई थी और इसका राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसका मूल स्थान कोलकाता है और इसकी खंडपीठ पोर्ट विलियर और जलपाईगुड़ी में है। दूसरा आता है बम्बई के बारे में। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1862 में हुई, जिसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारता में महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव आते हैं, जिसका मूल स्थान मुंबई है और जिसकी खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में स्थापित है। मद्रास हाईकोर्ट के बारे में, इसकी स्थापना भी 1862 में की गई। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की जो स्थापना हुई वह तीनों की स्थापना एक साथ 1862 में की गई। इसका जो राज्य क्षेत्रीय है वह तमिलनाडु और पुदुचेरी है, जिसका मूल स्थान चेन्नई है और इसकी खंडपीठ मदुरई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के बारे में, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई, जिसका मूल स्थानीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है और इसका मूल स्थान प्रयागराज है। फिर आता है पटना उच्च न्यायालय के बारे में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई है, बिहार राज्य में है। बिहार में इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारता है। उड़ीसा की स्थापना हाईकोर्ट की स्थापना 1948 में हुई, जिसमें इसका मूल स्थान कटक है। फिर गुवाहाटी की स्थापना भी 1948 में हुई, जिसका मूल स्थान असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है और इसकी मुख्य खंडपीठ कोहिमा, आइजोल, ईटानगर है और इसकी मुख्य ब्रांच गुवाहाटी में है। फिर आता है राजस्थान का 1950 में स्थापना हुई, जिसकी खंडपीठ जयपुर में है। मध्य प्रदेश की खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। केरल की स्थापना भी 1956 में हुई और इसकी खंडपीठ एर्नाकुलम में है। इसकी खंडपीठ कोई खंडपीठ नहीं है। फिर आता है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की खंडपीठ जम्मू है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसकी अधिकारता क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आते हैं और इसका जो मेन है वह श्रीनगर में है। फिर गुजरात के अंतर्गत यह अहमदाबाद में है। दिल्ली में जो उच्च न्यायालय की स्थापना वह दिल्ली में ही है और पंजाब एवं हरियाणा की जो उच्च न्यायालय है उसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारता क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जिसका मेन ब्रांच लखनऊ चंडीगढ़ में है। हिमाचल प्रदेश शिमला में है। सिक्किम के गंगटोक में है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में है। उत्तराखंड की नैनीताल में है। झारखंड की रांची में, मेघालय की शिलोंग में, मणिपुर की इम्फाल में और त्रिपुरा की अगरतला में, तेलंगाना की हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश की जो अभी हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में
हाई कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें तेलंगाना का जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है वह तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आंध्र प्रदेश है, जिसमें तेलंगाना का मूल स्थान हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश का मूल स्थान अमरावती है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे तब इनका एक उच्च न्यायालय हैदराबाद हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। केरल उच्च न्यायालय 1997 से पहले बंद असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये सब संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं। अब पढ़ते हैं उच्च न्यायालय के बारे में, विस्तृत पर चर्चा करते हैं। तो उच्च न्यायालय के बारे में संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। स्वाधीनता के कुछ समय बाद छोटे राज्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए संसद को यह उचित प्रतीत हुआ कि प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की शर्त हटा दी जाए और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 231 कहता है कि यह 231 का मूल पाठ इस प्रकार से दिया गया है कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। इस प्रावधान का अर्थ है कि संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है और साथ ही चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्र को भी उससे जोड़ सकती है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें 25 उच्च न्यायालय हैं और कुल मिलाकर 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता निर्वाह करते हैं। जैसे गुवाहाटी, बम्बई तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता रखते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा ही हुआ है। जहाँ तक संघ राज्य क्षेत्रों का सवाल है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय मिला हुआ है और लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय में, पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय में, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में दादरा एवं नागर हवेली व दमन और दीव में बम्बई उच्च न्यायालय में तथा लद्दाख जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय में है। ये उच्च न्यायालय अपनी भ्रमणकारी पीठों के माध्यम से इन संघ राज्य क्षेत्रों के मामले देखते हैं। अब उच्च न्यायालय के गठन के बारे में, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसी अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति करना आवश्यक समझे। और अनुच्छेद 224 में प्रावधान किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। संविधान में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, न्यायाधीशों की नियुक्ति को अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित परामर्श के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेगा। पहला कि यह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा। दूसरा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। तीसरा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा। संविधान में यह उपबंध व्यवहारिक स्तर पर बदल चुका है और सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में न्यायाधीशों के दूसरे मामले में इस नियुक्तियां या कार्यपालिका की भूमिका शून्य कर दी थी। इसके बाद 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भ में विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति का स्थानांतरण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए थे। इन सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की मंडल करता है और यह समूह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राय पर भी ध्यान देता है और इसके अलावा यदि वह चाहे तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को उस उच्च न्यायालय में कार्य कर चुके हैं से भी सलाह ले सकता है। न्यायाधीशों के संदर्भ में अर्हताएं इसे अनुच्छेद 217 के क्लॉज 2 के अंतर्गत बताया गया है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्हत होगा जब वह इन कंडीशन को फुलफिल करता हो। इसमें पहली कंडीशन आती है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी आती है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो अथवा कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह सका हो। यह इससे संबंधित अर्हता है। न्यायाधीशों की पदावधि के संदर्भ में संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया। अनुच्छेद 217 में सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा तब जब तक कि वह 62 वर्ष तक नहीं हो जाता। यदि कोई न्यायाधीश साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया ठीक वही होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग के संदर्भ में थी, जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं। शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में, मूल संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रारूप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कुछ अलग था। उनमें कुछ यह शपथ शामिल नहीं थी कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। राष्ट्रीय एकता और परिषद के सुझावों के आधार पर अनुच्छेद 1963 में
16वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके द्वारा शपथ में भारत की एकता और अखंडता वाक्यांश को जोड़ा गया। तो इसमें कब संशोधन किया गया? 16वें संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों पर आधार पर सुझाव दिए गए, जिसमें भारत की एकता और अखंडता के वाक्यांश को जोड़ा गया। 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू होने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही शपथ लेते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित की गई हो। उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं एवं शक्तियों के बारे में। उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं प्राय वही होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की होती हैं। दोनों में अंतर यह है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिताओं का प्रयोग राज्य के भीतर, कुछ मामलों के राज्य के बाहर तक कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार पूरे देश पर है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के पास देश के संघीय ढांचे से जुड़े मामले पर अधिकारिता नहीं है, जो सर्वोच्च न्यायालय की मूल और विशिष्ट अधिकारिता है। उच्च न्यायालय की विभिन्न अधिकारिताओं एवं शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत पहली आती है मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता का अर्थ उन मामलों से है जो सीधे उच्च न्यायालय में लाए जाते हैं, और निम्नलिखित मामलों में उच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग करता है। पहला, कि वह नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले हों। दूसरा, यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा विषय उपस्थित हो जिसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित हो और उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। तीसरा आता है 4 उच्च न्यायालयों कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामले के संबंध में मूल अधिकारिता हो। यदि राजस्व से जुड़े किसी मामले में उच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता दी गई हो। संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े मामले हो। ध्यातव्य है कि 1973 से पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास आपराधिक मामलों के लिए आरंभिक अधिकारिताएं थे, किंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और अब आपराधिक मामलों की शुरुआत अधीनस्थ न्यायालयों से ही होती है। तो इसमें ये बदलाव किए गए। रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट अधिकारिता को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी भी प्राधिकारी को ऐसी रिटें, आदेश तथा निर्देश जारी कर सकती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य प्रयोजन को आवश्यक समझे। ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। फिर आता है अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता उच्च न्यायालय मूलतः अपीलीय न्यायालय की है, जो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलें सुनता है। इसकी अपीलीय अधिकारिता के लिए सिविल और आपराधिक पक्ष निम्नलिखित है, जिसमें पहला आता है कि सिविल मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित अपीलें सुनता है। दूसरा, यदि कोई मामला जिला न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है या किसी विषय वस्तु का मूल्य संबद्ध अधिनियम में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो पहले अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और कई मामलों में उच्च न्यायालय दूसरी अपील सुनता है। ये भी विवाद होते हैं जिनमें अधीनस्थ न्यायपालिका के एक स्तर पर न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय के स्तर पर पहली अपील की जा चुकी हो, तब वह दूसरी अपील करता है। अनुच्छेद 323 खा के अधीन स्थापित प्रत्येक अधिकरण के नियमों के विरुद्ध उस राज्य के उच्च न्यायालय की खंडपीठ की समक्ष अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में अपील किए बिना अपीलार्थी सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता से निर्धारित होती है। मोटे तौर पर निम्नलिखित मामलों में उच्च न्यायालय पर अपील का विचार करती है। पहला, कि यह यदि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णयों में किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास के दंड का आदेश दिया गया है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और यदि वह न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने की घोषणा करता है, तो वह व्यक्ति चाहे तो अपील करे या नहीं करे, वह उच्च न्यायालय द्वारा दंड की पुष्टि किए बिना ही उसे यह दंड नहीं दिया जा सकता। सहायक सत्र या महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेट के निर्णयों से जुड़े भी मामले आपराधिक प्रक्रिया संहिता हेतु अपील हेतु निर्दिष्ट होते हैं। अधीक्षण संबंधित अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में अधीक्षण की अधिकारिता दी गई है। इस शक्ति में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल होते हैं और यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होती है, चाहे उस न्यायालय के निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या नहीं। इसका एक ही अपवाद है कि यदि सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विवाद द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई न्यायालय या अधिकरण उस राज्य क्षेत्र में आता है, तो उच्च न्यायालय उस पर अधीक्षण की शक्ति नहीं रखता। ध्यातव्य है कि संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में सिर्फ न्यायिक अधीक्षण की शक्ति दी गई है तथा प्रशासनिक अधीक्षण की शक्ति नहीं दी गई है। इस दृष्टि से अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों की विशिष्टता को रेखांकित करता है। अभिलेख न्यायालय की शक्तियों के बारे में, जिस तरह अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय की दर्जा प्राप्त है, उसी तरह अनुच्छेद 215 को भी उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसका अर्थ है कि उसके सभी निर्णयों, कार्यवाहियों आदि को शाश्वत स्मृति में सहेजा जा सकता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों की तरह किया जा सके। अनुच्छेद 235 में
उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों, जिनमें जिला न्यायालय तथा उनसे नीचे के न्यायालय शामिल हैं, पर नियंत्रण की शक्तियाँ दी गई हैं। इन शक्तियों में न्यायाधीशों की इस नियुक्ति की सिफारिश करना, स्थानांतरण करना, प्रोन्नति या निलंबन का आदेश देना, उनकी वरिष्ठता कम करने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश देने जैसी शक्तियाँ शामिल होती हैं। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रताएं। उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रताओं में न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 229 के तहत संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से घोषित किया जाता है, जिसमें और अनुच्छेद 121 में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। और अनुच्छेद 220 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालय के अलावा भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय के अधिकारियों के व सेवकों की नियुक्ति कर सके, और न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी मुख्य न्यायमूर्ति को दिया गया। इन उच्च न्यायालयों से संबंधित स्वतंत्रता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय का टॉपिक फिनिश होता है। अब हम पढ़ते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। उच्च न्यायालय के नीचे के सोपान क्रम पर स्थित सभी न्यायालयों को निम्न स्तर न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में शीर्षक में अधीनस्थ न्यायालय दिया गया है, जिसको अनुच्छेद 233 से 237 तक शामिल किया गया है। इनके अलावा इन न्यायालयों की अधिकारताएं, शक्तियां, कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय किए गए हैं। और संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के द्वारा इन न्यायालयों को कुछ अधिकारताएं दी गई हैं, जो उदाहरण के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा हिंदू विवाह अधिनियम, ऐसे कुछ अधिनियम इनके अंतर्गत दिए गए। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों के सोपानिक क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का दिया गया है, जिसमें सिविल या दीवानी पक्ष में वरिष्ठ और आपराधिक पक्ष में होते हैं। सिविल या दीवानी पक्ष के अंतर्गत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश आते हैं, जो प्रथम श्रेणी के सिविल न्यायाधीश होते हैं, जिनके अंतर्गत मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज होते हैं। और आपराधिक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के संदर्भ में प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी होते हैं और द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी होते हैं। यहाँ पर हमारा उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।